नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है। आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाली है। गाइज, वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। सेशन में आपको बहुत मजा आने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन का 2 बार रिवीजन करवाने वाला हूं, बिल्कुल आसान भाषा में। तो फिर चलिए दोस्तों, देरी किस बात की, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जो कि आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है। दोस्तों, आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए लंग्स, ऑप्शन नंबर बी है स्किन, ऑप्शन नंबर सी है लीवर और ऑप्शन नंबर डी है किडनी। दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिलहाल दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी किडनी। दोस्तों, किडनी किसका उत्सर्जन करती है? तो भैया यूरिन का उत्सर्जन करती है, मूत्र का उत्सर्जन करती है। बात क्लियर है? दोस्तों, क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? अगर दोस्तों आपको किसी को आता है कि भैया उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिलहाल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भैया उत्सर्जन तंत्र क्या है। तो दोस्तों, हमारे शरीर में बहुत सारे दोस्तों हानिकारक पदार्थ बनते हैं। बहुत सारे हानिकारक पदार्थ बनते हैं, या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं कि जहरीले पदार्थ बनते हैं, या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनते हैं। अब दोस्तों, ये जो पदार्थ होते हैं ये भैया हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। ये पदार्थ दोस्तों हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। अगर दोस्तों ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं तो दोस्तों इन्हें शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। जी हाँ दोस्तों, इन्हें शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। अगर दोस्तों हम इन्हें शरीर से बाहर निकालेंगे तो दोस्तों हमें बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों सिंपली यही है कि हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, वो क्या कहलाती है? वो भैया उत्सर्जन कहलाती है। वो क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि ऐसे अंगों का समूह है जो उत्सर्जन में सहायक हो, दोस्तों क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। मैंने क्या कहा दोस्तों कि ऐसे अंगों का समूह है जो उत्सर्जन में सहायक हो, दोस्तों क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। अब दोस्तों बात यह आती है कि भैया ये हानिकारक पदार्थ बनते कैसे हैं? तो देखिए दोस्तों, ये हानिकारक पदार्थ कैसे बनते हैं, ये बात तो आपको समझ में आ गई कि भैया उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। तो दोस्तों ऐसे अंगों का समूह है जो उत्सर्जन में सहायक हो। ऐसे अंगों का समूह है दोस्तों जो उत्सर्जन में सहायक हो, क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। अब दोस्तों हमारे शरीर में जो जहरीले पदार्थ बने वो दोस्तों कैसे बने? वो दोस्तों आपको पता है कि हमारे शरीर में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों A+B कोई अभिकारक है। दोस्तों जब कोई अभिकारक जुड़ते हैं तो किसका निर्माण होता है? उत्पाद का निर्माण होता है। बात क्लियर है? और साथ ही साथ में दोस्तों क्या बनता है? अपशिष्ट पदार्थ बनता है। दोस्तों आपको पता है हमारे शरीर में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिनके आपस में होने से दोस्तों बहुत सारे हानिकारक पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। दोस्तों ये अपशिष्ट पदार्थ ही हानिकारक पदार्थ है जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं और दोस्तों उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। देखिए, मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। तो दोस्तों क्या होता है? किडनी होता है। और दोस्तों किडनी किसका उत्सर्जन करता है?
भैया यूरिन का, मूत्र का उत्सर्जन करता है। बात क्लियर है। अगर दोस्तों मैं फेफड़ों की बात करूं तो आपके जो फेफड़े होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। अगर दोस्तों मैं स्किन की बात करूं तो दोस्तों आपकी त्वचा में स्वीटिंग ग्लैंड पाई जाती है, और ये स्वीटिंग ग्लैंड किसका उत्सर्जन करती है तो दोस्तों पसीना का उत्सर्जन करती है। बात क्लियर है। लीवर में दोस्तों यूरिया का उत्सर्जन होता है लीवर के द्वारा। तो दोस्तों अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है दोस्तों? किडनी होता है। किडनी किसका उत्सर्जन करती है? यूरिन का उत्सर्जन करती है। बात क्लियर है। लीवर दोस्तों यूरिया का उत्सर्जन करता है। स्किन में दोस्तों स्वीटिंग ग्लैंड पाई जाती है जो पसीना का उत्सर्जन करती है, और दोस्तों आपके फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किडनी की सबसे छोटी इकाई है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए वायु कुपिका, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों कोशिका, ऑप्शन नंबर सी है नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों न्यूरॉन। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन। इसे दोस्तों वक्राणु भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? वक्राणु भी कहा जाता है। दोस्तों जिस तरीके से आपके शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार किडनी की सबसे छोटी इकाई कौन होती है दोस्तों? नेफ्रॉन होती है। दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि भैया किडनी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। किडनी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई क्या है दोस्तों? नेफ्रॉन है। बात क्लियर है। कोशिका दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई है। वायु कुपिका दोस्तों आपके जो फेफड़े हैं इन फेफड़ों की दोस्तों सबसे छोटी इकाई है, या फिर दोस्तों क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। बात क्लियर है। न्यूरॉन की बात करूं दोस्तों तो न्यूरॉन मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। दोस्तों जिस तरीके से मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है भैया नेफ्रॉन। दोस्तों नेफ्रॉन को किडनी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई भी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों आपके जो लंग्स होते हैं, आपके जो फेफड़े होते हैं, उनकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई व दोस्तों सबसे छोटी इकाई कौन होती है? वायु कुपिका होती है। बात क्लियर है। इसके अलावा दोस्तों हमने देखा न्यूरॉन। दोस्तों न्यूरॉन मानव मस्तिष्क की या फिर दोस्तों तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी व क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, आपको ध्यान रखना है। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन रामबाण साबित होंगे। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों के दोनों ही क्वेश्चन दोस्तों आपसे रेलवे में पूछे गए हैं। बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किडनी किस प्रक्रिया पर काम करती है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों प्रनिस्पंदन प्रक्रिया, जिसे दोस्तों इंग्लिश में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है डायलिसिस, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए प्रनिस्पंदन प्रक्रिया, या दोस्तों निस्पंदन प्रक्रिया भी कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ये बताना है कि भैया किडनी का कार्य क्या है। तो दोस्तों किडनी का कार्य क्या है, किडनी का फंक्शन क्या है दोस्तों? ये ब्लड को छानने का कार्य करता है। ब्लड को
छानने का कार्य करता है। और दोस्तों ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रानिस्पंदन प्रक्रिया, या फिर दोस्तों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या फिर हम कह सकते हैं फिल्ट्रेशन। बात क्लियर है? मान लीजिए दोस्तों अगर आपकी किडनी डैमेज हो गई तो अब क्या होगा? तो दोस्तों हमारे ब्लड को कृत्रिम रूप से छाना जाता है। कृत्रिम रूप से ब्लड को छानना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये प्रक्रिया कहलाती है डायलिसिस। बात क्लियर है? आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी एनडीए की एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भैया मूत्र के बाहर जाने का रास्ता है। ये कथन है दोस्तों आपका। एक है दोस्तों किडनी, 2 है मूत्रवाहिका, 3 है मूत्राशय और 4 पर है दोस्तों मूत्रमार्ग। आपको क्रमबद्ध बताना है। आपके ऑप्शंस है दोस्तों 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर बी है 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर सी है 1 2 4 3। ऑप्शन नंबर डी है 4 3 1 2। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। दोस्तों सबसे पहले जो मूत्र होता है इसका निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? तो भैया मूत्र का निर्माण होता है किडनी में। कहाँ पे होता है दोस्तों? मूत्र का निर्माण किडनी में होता है। ये रही भाई, सॉरी, मूत्र का निर्माण हो गया। अब दोस्तों मूत्र को मूत्राशय तक कौन पहुंचाता है? तो भैया मूत्रवाहिका पहुंचाती है। ये नली होती है, मूत्र नली भी कह सकते हैं हम इन्हें। और इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है दोस्तों मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक पहुंचाना। बात क्लियर है? मूत्राशय है क्या दोस्तों? मूत्राशय में भैया आपका मूत्र इकट्ठा होता है। मूत्र का इकट्ठा होना। और दोस्तों मूत्र मार्ग के द्वारा हम शरीर से मूत्र को बाहर निकालते हैं। तो मूत्र को बाहर निकालना, मूत्र को बाहर निकालना। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूं। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मूत्र के बाहर जाने का रास्ता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आप बताओ कि मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो भैया आपका राइट आंसर होगा कि भैया मूत्र का निर्माण तो किडनी में होता है। ठीक है, अब किडनी से मूत्राशय तक मूत्र को लेकर कौन आता है? तो दोस्तों मूत्रवाहिका लेकर आती है। बात क्लियर है? मूत्र नली लेके आती है। मूत्राशय क्या है? जहां पर दोस्तों मूत्र इकट्ठा होता है वह स्थान दोस्तों मूत्राशय है। और शरीर से मूत्र को बाहर निकालने का जो मार्ग है दोस्तों वो है मूत्र मार्ग। इसलिए दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मूत्राशय में कितना मूत्र इकट्ठा होने पर हमें टॉयलेट की आवश्यकता पड़ती है? दोस्तों आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए 150 से 250 ml। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 800 ml। ऑप्शन नंबर सी है 500 ml। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा ऑप्शन नंबर ए 150 से 250 ml। बात क्लियर है? लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको पता होना जरूरी है कि मूत्राशय क्या होता है। तो अभी दोस्तों मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि हमारा मूत्र जहां पर इकट्ठा होता है, मूत्र जहां पर इकट्ठा होता है दोस्तों वह स्थान कौन है? वह स्थान है दोस्तों मूत्राशय। अब मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि भैया मूत्राशय में कितना मूत्र इकट्ठा होने पर हमें टॉयलेट की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों आपके मूत्राशय में अगर 150 से लेकर के 250 ml मूत्र इकट्ठा हो गया तो दोस्तों आपको टॉयलेट की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि आप टॉयलेट जा सकते हो। लेकिन बात यह आती है दोस्तों कि कोई लड़का है और इस
इस लड़का के मूत्राशय में अधिकतम कितना मूत्र इकट्ठा हो सकता है? अधिकतम, मैंने क्या कहा कि कोई लड़का है, इस लड़का के मूत्राशय में अधिकतम कितना मूत्र इकट्ठा हो सकता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 800 ml। अगर लड़की है तो दोस्तों लड़की का जो मूत्राशय होता है उसमें अधिकतम 500 ml मूत्र इकट्ठा हो सकता है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि GFR का मान क्या है? दोस्तों आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए 125 ml प्रति मिनट ऑफ ब्लड। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 180 लीटर प्रति डे ऑफ ब्लड। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों दोनों। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो भैया वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोनों। सबसे पहले दोस्तों आपको GFR का पता होना जरूरी है कि भैया ये GFR होता क्या है। तो दोस्तों GFR की फुल फॉर्म होती है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। दोस्तों ये आपसे एग्जाम में पूछी गई है, बात क्लियर है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये GFR ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होती क्या है। तो दोस्तों आपका जो ग्लोमेरुलस होता है, ये ग्लोमेरुलस दोस्तों एक नेफ्रॉन का भाग है, एक नेफ्रॉन का भाग है। दोस्तों जिस तरीके से हमारी जो चलनी होती है, तो चलनी में दोस्तों जो छिद्र होते हैं, ठीक उसी प्रकार दोस्तों नेफ्रॉन में जो छिद्र होते हैं वो दोस्तों ग्लोमेरुलस कहलाते हैं। तो दोस्तों ग्लोमेरुलस जिस दर से ब्लड को छानता है, ग्लोमेरुलस जिस दर से ब्लड को छानता है दोस्तों, वह दर क्या कहलाती है? वह दर दोस्तों GFR कहलाती है। वह दर क्या कहलाती है दोस्तों? GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कहलाती है। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले तो आप ये बताओ। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका मान कैसे है दोनों। तो दोस्तों अगर मैं 1 मिनट की बात करूं, यानी कि प्रति मिनट की बात करूं कि प्रति मिनट हमारे जो ग्लोमेरुलस है वो ब्लड को कितना छानता है दोस्तों, तो 125 ml छानकर अलग कर देता है प्रति मिनट। अगर दोस्तों 1 दिन की बात करूं तो दोस्तों 1 दिन में कितना छान देता है? तो भैया 180 लीटर ब्लड को छान करके अलग कर देता है हमारा ग्लोमेरुलस। बात क्लियर है। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मानव मूत्र का पीएच मान होता है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी है 7.4, ऑप्शन नंबर सी है 6.4, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 2.8। दोस्तों इनमें से आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 6। दोस्तों जो मानव मूत्र होता है, इस यूरिन का, इस मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। दोस्तों ये दुर्बल अम्लीय होता है। कैसे होता है? ग्राफ के द्वारा भी बता देता हूं। आपको पता है पीएच स्केल पर 1 से लेकर के 14 तक अंक होते हैं। एक बीच में 7 आता है और यहाँ पर 14 होता है। 7 वाला जो भाग है दोस्तों वो उदासीन होता है। 7 से 1 की तरफ बढ़ने पर दोस्तों अम्लीयता बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती है। और 7 से 14 की तरफ जाने पर दोस्तों क्षारीयता बढ़ती है, क्षारीयता बढ़ती है। तो दोस्तों 7 के करीब है, यानी कि 6 पर यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया ये कैसा है? दुर्बल अम्लीय है। बात क्लियर है। 7.4 दोस्तों किसका पीएच मान होता है? तो आपका जो ब्लड है दोस्तों उस ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। 6.4 किसका होता है? दोस्तों दूध का पीएच होता है 6.4। और दोस्तों आपकी जो शराब होती है उस शराब का पीएच मान होता है दोस्तों 2.8। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मूत्र का रंग होता है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए हल्का पीला, ऑप्शन नंबर बी है भूरा लाल, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं, कोई नहीं। या फिर दोस्तों इसके अलावा मैं काला पीला भी लिख सकता था, लेकिन लिखने का फायदा क्या, जो काम की चीजें है वो बताना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हल्का पीला। मूत्र का जो रंग होता है दोस्तों वो हल्का पीला होता है। बात ये आती है कि भैया किसके कारण होता है, यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम क्या है, एक वर्णक है भैया। इस वर्णक के कारण, इस यूरोक्रोम वर्णक के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। अब बात ये आती है दोस्तों कि यूरोक्रोम वर्णक का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों जब आपका हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन जब टूटता है, जब आपका हीमोग्लोबिन टूटता है तो किसका निर्माण होता है, यूरोक्रोम वर्णक का निर्माण होता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो हीमोग्लोबिन भी एक प्रकार का वर्णक है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों इसमें दोस्तों 95% तो ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। और दोस्तों 5% दोस्तों क्या पाया जाता है, इसमें हिम वर्णक पाया जाता है। हमारे ब्लड का लाल रंग दोस्तों इसी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक है, लेकिन दोस्तों 5% की मात्रा में ही है। इसमें दोस्तों 95% ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार की जटिल प्रोटीन है, एक प्रकार की जटिल प्रोटीन है। बात क्लियर है। ये कहानी आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं भूरे लाल रंग की। तो दोस्तों आपकी जो किडनी होती है, इस किडनी का जो रंग होता है दोस्तों वो भूरा लाल होता है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किडनी का भार होता है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 170 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 340 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। कैसे दोस्तों, आपको पता है आपकी जो किडनी होती है वो एक जोड़ी होती है। कितनी होती है, एक जोड़ी होती है, यानी कि दोस्तों जोड़े में होती है। अगर दोस्तों मैं नंबर में बात करूं तो दोस्तों कितनी होती है, 2 होती है। एक किडनी के वजन की बात करें दोस्तों आपसे, तो एक किडनी का जो भार होता है वो होता है 170 ग्राम। और अगर दोनों की बात करें तो दोस्तों दोनों का भार होता है 340 ग्राम। लेकिन दोस्तों बहुत सारी पुस्तक में या फिर दोस्तों यूट्यूब पर या फिर दोस्तों आपने जहां भी पढ़ा है, अलग अलग टीचर इसका अलग अलग आंकड़ा बताते हैं। तो आपको 140 ग्राम भी ध्यान रखना है। अगर आपके ऑप्शन में 140 ग्राम आ जाता है तो आपको राइट आंसर ये भी करके आना है। लेकिन दोस्तों जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो दोस्तों ये दोनों बातें हैं। पता नहीं स्टार कैसे बन गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किडनी का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है कार्डियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है हीमेटोलॉजी, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों हिपेटोलॉजी। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए नेफ्रोलॉजी। दोस्तों विज्ञान की जिस शाखा में हम किडनी के बारे में अध्ययन करते हैं उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है, नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहूं कि अगर आपकी ऑप्शन में नेफ्रोलॉजी नहीं आया तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बताओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना वो पहले सब्सक्राइब करो, बाद में पढ़ाऊंगा मैं। कर लो यार, छोटा भाई हो आप कितना सा। तो दोस्तों अगर नेफ्रोलॉजी आपके ऑप्शन में नहीं आए तो दोस्तों आपको राइट आंसर करके आना है रीनोलॉजी। जरूर आएगा दोस्तों अगर नेफ्रोलॉजी नहीं आया तो रीनोलॉजी। बात क्लियर है। अब बात करते हैं कि कार्डियोलॉजी
आपका जो हृदय होता है ना दोस्तों, हृदय, हार्ट, इस हार्ट का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को दोस्तों कार्डियोलॉजी कहा जाता है। अब बात करते हैं हेमेटोलॉजी की। तो दोस्तों ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। दोस्तों लीवर का अध्ययन, यकृत का अध्ययन, जिगर का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को दोस्तों हेपेटोलॉजी कहा जाता है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि किडनी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है जो पथरी जमाने में सहायक होता है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑप्शन नंबर बी है यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट और ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम कार्बोनेट। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है, लिख लेना। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्सलेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CaC2O4। जब दोस्तों आपकी किडनी में फास्फोरस लवण और दोस्तों CaC2O4 कैल्शियम ऑक्सलेट जमा हो जाता है दोस्तों, तो आपकी किडनी में पथरी हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? पथरी हो जाती है। बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि ताजे मूत्र में गंध किसके कारण आती है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए यूरिनोइड के कारण, ऑप्शन नंबर बी अमोनिया के कारण, ऑप्शन नंबर सी है दोनों और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। भैया अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यूरिनोइड के कारण आती है। दोस्तों ताजे मूत्र में जो गंध आती है, ताजे मूत्र में जो गंध आती है दोस्तों वो किसके कारण आती है? यूरिनोइड के कारण आती है। दोस्तों कुछ समय पश्चात किसके कारण आती है दोस्तों? कुछ समय पश्चात जो मूत्र में जो गंध आती है दोस्तों वो अमोनिया के कारण आती है। होता क्या है दोस्तों, मूत्र में आपको पता है ये जो यूरिन होता है इस यूरिन में यूरिया पाया जाता है। ये यूरिया दोस्तों अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। इस कारण दोस्तों कुछ समय पश्चात या फिर दोस्तों मैं कहूँ तो टॉयलेट में जो स्मेल आती है, टॉयलेट में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है दोस्तों? अमोनिया के कारण आती है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि मूत्र के साथ ब्लड आना कौन सी बीमारी है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए हीमेटूरिया, ऑप्शन नंबर बी है ग्लाइकोयूरिया, ऑप्शन नंबर सी है पॉलीयूरिया, ऑप्शन नंबर डी है ओलिगोयूरिया। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। 4-5 बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। ठीक है, सबसे पहले बात करूं दोस्तों कि अगर मूत्र के साथ में दोस्तों ब्लड आता है तो ये बीमारी कौन सी है। तो दोस्तों इस बीमारी को कहा जाता है हीमेटूरिया। क्या कहा जाता है? हीमेटूरिया कहा जाता है। अगर दोस्तों आपके मूत्र के साथ में अगर यूरिन के साथ में दोस्तों शर्करा बाहर निकलती है, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, तो दोस्तों कौन सी बीमारी है? तो भैया ग्लाइकोयूरिया है। कौन सी बीमारी है? ग्लाइकोयूरिया है। अगर दोस्तों आपके शरीर में मूत्र अधिक बन रहा है, मूत्र अधिक बन रहा है तो दोस्तों कौन सी बीमारी है? तो भैया पॉलीयूरिया है। अगर आपके शरीर में मूत्र कम बन रहा है, मूत्र कम बन रहा है तो दोस्तों कौन सी बीमारी है? ओलिगोयूरिया है। आशा करता हूं
ये सिंपल बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की। दोस्तों इस क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस क्वेश्चन से दोस्तों बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए अमोनोटेलिक, ऑप्शन नंबर बी यूरियोटेलिक, ऑप्शन नंबर सी यूरिकोटेलिक, ऑप्शन नंबर डी गुआनोटेलिक। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अमोनोटेलिक। तो दोस्तों अमोनोटेलिक ऐसे जीव होते हैं जो भैया अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अब दोस्तों ऐसे जीव कौन है? तो दोस्तों जो जल में रहते हैं, यानी कि जलीय जीव जो होते हैं दोस्तों, वो किसका उत्सर्जन करते हैं? वो दोस्तों अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात कहूं दोस्तों तो ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वह जीव दोस्तों यूरियोटेलिक कहलाते हैं और इसके एग्जाम्पल है स्तनधारी, जैसे कि गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, मानव, ये सभी। बात क्लियर है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ऐसे जीव जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं वह जीव दोस्तों यूरिकोटेलिक जीव कहलाते हैं। बात क्लियर है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है दोस्तों सरीसृप। और सरीसृप वो जीव होते हैं दोस्तों जो रैंकर चलते हैं और दोस्तों इसमें आते हैं एवीज वर्ग, यानी कि जो पक्षी है दोस्तों, जितने भी पक्षी है वो सभी दोस्तों यूरिकोटेलिक में आते हैं। बात क्लियर है। अब बात करते हैं दोस्तों ऐसे जीव जो गुआनिन का उत्सर्जन करते हैं। किसका? गुआनिन का उत्सर्जन करते हैं, गुआनोटेलिक जीव कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? तो भैया मकड़ी और दोस्तों बिच्छू, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों इस चैप्टर से, इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आपसे एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, आपसे इनके नाम पूछे जा सकते हैं, ये किसका उत्सर्जन करते हैं, ये बात आपसे पूछी जा सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि भैया आपकी किडनी में अगर वायरस या जीवाणु के इन्फेक्शन से कौन सी बीमारी होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। आपके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए नेफ्रोराइटिस, ऑप्शन नंबर बी है गठिया रोग, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा नेफ्रोराइटिस रोग। दोस्तों यह रोग कब होता है? जब आपकी किडनी में वायरस या फिर जीवाणु के कारण दोस्तों इन्फेक्शन हो जाता है, तब आपको दोस्तों ये बीमारी होती है। इस बीमारी में होता क्या है, आपकी जो किडनी है इस किडनी में सूजन आ जाता है। इस किडनी में क्या आ जाता है दोस्तों? सूजन आ जाता है। दूसरा रोग दे रखा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गठिया रोग। इस गठिया रोग में दोस्तों होता क्या है, तो आपकी जो अस्थि है ना, अस्थि हड्डी, उनका जो जॉइंट होता है ना, उस जॉइंट में दोस्तों यूरिक अम्ल होता है, ये दोस्तों जमा हो जाता है, जिसके कारण दोस्तों आपको उठने बैठने में परेशानी आती है। इस बीमारी को दोस्तों गठिया रोग कहा जाता है। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों बताओ आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दो। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस प्रकार के दोस्तों मैं सभी चैप्टरों के क्वेश्चन आपके पास जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लाता रहूँगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।